हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने जो एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूँ, एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहा हूँ, दैट इज एनवायरनमेंट। एग्जाम पर्सपेक्टिव से एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कमिंग एग्जाम्स में एनवायरनमेंट से क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। सो आज मैं एनवायरनमेंट पे डिस्कशन जो करने वाला हूँ वो होने वाला है इकोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस तरह एग्जाम में आपके आएंगे। ओके, और आज का हमारा जो टॉपिक वाइज में है वो है इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन मेरा मानना है थोड़ा आसान है। मैंने यहाँ पर पूछा है जो इकोसिस्टम है, ठीक है, ये टर्म जो है वो किसने क्वाइंड किया था, मतलब किसने प्रपोज किया था द टर्म इकोसिस्टम। 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आई डोंट थिंक सो क्या कहते हैं कि मैं गलत ऑप्शन से रीड करूं, मैं सही ऑप्शन ही रीड करूंगा। करेक्ट आंसर आपको बताना है। आप लोगों ने कमेंट करना भी चालू कर दिया। यस, द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, टेंसले। ओके, डिटेल्स यहाँ पर टेंसले की यहाँ मेंशन है। ओके, मैं फिर से आपको बता दूं 1935 में एजी टेंसले ने इस टर्म को कॉइन किया था। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इकोसिस्टम फैक्चुअल क्वेश्चन में ये एग्जाम में आपके आ सकता है। तो करेक्ट आंसर याद रखना, दैट इज एजी टेंसले। ईयर इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट गो थ्रू के लिए 1935 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द एनवायरमेंट, ओके, इन अ गिवन एरिया, मतलब एक कोई गिवन एरिया है और कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म उस गिवन एरिया में रह सकते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट इन अ गिवन एरिया, एक गिवन एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, ओके, उसे क्या कहते हैं, इज नोन एज। ओके, तो ये डेफिनेशन पूछी गई है। अब इस डेफिनेशन को क्या कहते हैं, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो भाई इसको डेफिनेशन अगर आपको पता होगी तो आप आंसर मार्क कर सकते हो, नहीं पता है तो याद रखिए इसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो यहां पर क्या रखिए, याद रखिएगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड बाय एन एनवायरनमेंट। इतने एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म यहां पे इतनी जगह पर रह सकते हैं, उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ डेफिनेशन भी पढ़ देता हूं। डेफिनेशन लिखिए, द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज, एक पॉपुलेशन साइज, एक मैक्सिमम जो कि इकोसिस्टम सपोर्ट करेगा, याद रखिए दैट कैन इकोसिस्टम कैन सपोर्ट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में कितने ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं उसको कहते हैं उसकी कैरिंग कैपेसिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेन ऑर्गेनिज्म लिव्स, मतलब एड्रेस पूछ रहा है, होम एड्रेस। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जहां रहते हैं उसके होम एड्रेस को क्या कहते हैं। तो जिसने मेरे एनवायरनमेंट लेक्चर्स देखे होंगे, नहीं देखे, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां पर आप जाओगे तो आपको मेरा लेक्चर वहां मिल जाएगा। ठीक है, वहां मैंने बताया हुआ है कि लोकेशन जहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एच से होम, एच से हैबिटेट। रिमेंबर, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हैबिटेट। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा इकोसिस्टम, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोसिस्टम किसे कहते हैं। ऑप्शन है ओशन, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट या माउंटेन्स। तो ये क्वेश्चन इजी है मेरे ख्याल। सबसे बड़ा इकोसिस्टम 71% अर्थ में क्या है, पानी, और वो भी क्या है, ओशन के फॉर्म में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ओशियंस। ओके, 71% मतलब अर्थ में हाइड्रोस्फीयर है। ओके, और मैक्सिमम उसमें ओशन है, 97% उसमें ओशन है आउट ऑफ 71%। तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम करेक्ट आंसर होगा दैट इज ओशन। ओके, तो इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, करेक्ट आंसर तुरंत मार्क कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, सबसे बड़ा ट्रॉफिक लेवल। देखो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, कोई भी एक फूड चेन में, लेट अस सपोज ये ग्रास है, ये ग्रास हॉपर है, ठीक है, ये फ्रॉग है, ऐसे करके फूड चेन बनाते हैं अपन। तो ये पर्टिकुलर जो लेवल है, ठीक है, ग्रास हॉपर का फॉर एग्जांपल जो ग्रासेस का जो प्रोड्यूसर्स का है, तो इसको कहेंगे एक ट्रॉफिक लेवल, इसको सेकंड ट्रॉफिक लेवल, इसको थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ऐसे करके ट्रॉफिक लेवल होते हैं। तो सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल में और इकोसिस्टम में कौन रहता है, क्वेश्चन ये है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स या डीकंपोजर्स। कुछ लोग डीकंपोजर सोच रहे होंगे, डीकंपोजर क्योंकि सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल में वही होगा क्योंकि वो सबको डीकंपोज कर देगा। नहीं, डीकंपोजर्स को ट्रॉफिक लेवल में काउंट नहीं किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ओमनीवोर्स। याद रखिए, हर्बीवोर्स के ऊपर कार्निवोर्स और कार्निवोर्स के ऊपर होता है ओमनीवोर्स। तो ये सारे कंज्यूमर्स हैं। ओके, और सबसे टॉप पे जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओमनीवोर्स। याद रखिएगा, जो मतलब वेज और नॉन वेज दोनों ही चीजें खाता है, ठीक है, उसे कहते हैं ओमनीवोर्स। और कार्निवोर्स जो सिर्फ नॉन वेज, और हर्बीवोर्स जो सिर्फ वेजिटेरियन। ओके, तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है कंज्यूमर्स के टाइप्स पे, वहां से आप पढ़ सकते हो। कहाँ मिलेगा, एनवायरमेंट लेक्चर एप्लीकेशन में दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए 3-4 चीज लिखी हुई है, एंट, डियर, फॉक्स और टाइगर। आई थिंक आप सबको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो।
क्वेश्चन यहां पर ये पूछा गया इनमें से प्राइमरी कंज्यूमर कौन है हु आर अमंग देम आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। ऑप्शन है एंट, डियर, फॉक्स और टाइगर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोर्स एक तरीके से, है ना। तो फॉक्स तो नहीं है हर्बीवोर, टाइगर भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर 1 और 2 दैट इज एंट एंड डियर, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, हर्बीवोर्स, उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स ओमनीवोर्स, याद रखना आपको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इट इज ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। डिस्क्रिप्शन यहां पर मेंशन है, आप चाहें तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम में ड्राइविंग फोर्स कौन होता है, एक इकोसिस्टम का ड्राइविंग फोर्स कौन सा होगा। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आई होप आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं कि एक इकोसिस्टम का ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज द सोलर एनर्जी, सब लोग लिख भी रहे हैं सोलर एनर्जी, यस इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ओके। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 3 चीज लिखी हुई है, वायरस, फंगाई और बैक्टीरिया, ओके। इसमें पूछा गया है डीकंपोजर्स, ठीक है। डीकंपोजर्स किसे कहते हैं, डीकंपोजर्स का नाम आपने सुना होगा। अब देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, अब आपको इसमें पहचानना है, ठीक। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, क्योंकि सबको पता है वायरस एक डीकंपोजर नहीं है। अगर वायरस एक डीकंपोजर नहीं है तो देखो करेक्ट आंसर ही आ गया, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3। तो याद रखना कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आपको सब पता हो, एक ऑप्शन से भी आप करेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% लॉ इज रिलेटेड विद, व्हाट इज दिस 10% लॉ। इस 10% लॉ को दिया किसने था ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने पढ़ाया हुआ 10% लॉ होता क्या, लेट अस सपोज ये प्लांट है और प्लांट के पास 100 एनर्जी है, एग्जांपल दे रहा हूं, प्लांट को खाया रैबिट ने, तो रैबिट के पास सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, मतलब 100% का 10 होगा दैट इज 10, और 90 जो रहेगी वो रहेगी प्लांट, याद रखिए वो इसी ने कंज्यूम कर ली, तो 10% ही ट्रांसफर हुई। अब रैबिट को खाया फॉर एग्जांपल किसी फॉक्स ने, तो फॉक्स को 10 की सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होगी, मतलब 1 मिलेगी, तो इसे कहते हैं 10% लॉ। तो एक तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एज फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, इसी को कहते हैं 10% लॉ। और ये 10% लॉ है, ठीक है, ये भी याद रखना इसको किसने दिया था, तो जो रेमंड है, याद रखिए 1942 में इन्होंने ही 10% लॉ दिया था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा सकता है किसने दिया था 10% लॉ। एनवायरमेंट में मैंने पढ़ाया हुआ 10% लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेराइन एनवायरमेंट में, ठीक है, मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब ऑफ कोर्स जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके याद है फूड बनाते हैं, ओके। तो कौन होते हैं मेराइन एनवायरमेंट में, अगर बात करें ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फाइटोप्लैंक्टन्स, ये आपको पता होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन है फाइटोप्लैंक्टन्स का, आप पढ़ सकते हैं, ओके। तो याद रखिएगा दिस इज एग्जाम पर्सपेक्टिव से फाइटोप्लैंक्टन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ट्रॉफिक लेवल 1 इंक्लूड्स, ट्रॉफिक लेवल 1 क्या होता है। देखिए ट्रॉफिक लेवल मैंने अभी ट्रॉफिक लेवल बताया, सबसे जो नीचे रहेगा दैट इज प्रोड्यूसर्स लेवल पे, जो प्रोड्यूसर रहेंगे वो ट्रॉफिक लेवल 1 में आते हैं। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी ग्रीन प्लांट्स, ओके। तो रिमेंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखो मैंने वैसे तीनों टाइप के पिरामिडिक इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ाए हुए हैं, दैट इज पिरामिड बाय नंबर, पिरामिड बाय बायोमास, पिरामिड बाय एनर्जी। अगर आपने पढ़ा होगा तो पिरामिड ऑफ एनर्जी मैंने पढ़ाया हुआ है, और मैंने बताया ये सिर्फ एक यूनिडायरेक्शनल होता है। याद रखना इसमें एनर्जी सिर्फ अपराइट होती है, इन्वर्टेड नहीं होती है। अब ये क्या होती हैं चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, प्लीज़ लेक्चर देखो यार, बिना लेक्चर देखे मुझे भी दिक्कत होती है, मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर देख रखा होगा तो बनना चाहिए, नहीं देख रखा हो तो आपको पहले लेक्चर्स पढ़ने की जरूरत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए ऑलवेज अपराइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं प्लीज़ यार लेक्चर को लाइक कर दो, ओके। वीडियो देख यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और प्लीज़ इसको शेयर जितना हो सके उतना आप इसको शेयर जरूर करते जाओ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैंने पूछा है डीडीटी कंज्यूम किया गया है, ठीक है, और कंज्यूम करने के बाद इनमें से कंज्यूम किया गया किसके पास सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन डीडीटी का मिलेगा, दिस इज अ क्वेश्चन, ओके। ऑप्शंस आपका ग्रास हॉपर, टोड, स्नेक या कैटल। सबसे ज्यादा डीडी कंजप्शन उसके पास होगा, अगर आपने बायो मैग्निफिकेशन पढ़ा है, जो मैंने बायो मैग्निफिकेशन पढ़ाया हुआ है कि जो सबसे लास्ट में फूड को कंज्यूम करता है उसे कहते हैं, उसके पास सबसे ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि पोल्यूटेंट लेवल जो रहता है वो इंक्रीज होता रहता है। जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रॉफिक लेवल पे अगर याद रखिए डीडीटी मूव करता है तो पॉल्यूटेंट का लेवल बढ़ता जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा प्रोड्यूसर मुझे यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंज्यूमर लग रहा है वो स्नेक लग रहा है अकॉर्डिंग टू दिस चेन। तो करेक्ट आंसर इज स्नेक, रिमेंबर। सो स्नेक जो है उस पर सबसे ज्यादा आपको कंजम्पशन देखने पड़ेगा, क्योंकि बायो मैग्नीफाई हो जाता है, इसी को कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है। कौन से ट्री को हम एनवायरमेंटल हजार्ड करते हैं, मतलब एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है वो,
ठीक है, और वो ट्री का नाम बबूल है, नीम है, क्या है, आपको बताना है करेक्ट आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेड़ का नाम है यूकेलिप्टस, क्योंकि ये क्या करता है, जहां भी लगता है वहां के ग्राउंड वाटर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ये पानी को बहुत एब्जॉर्ब करता है। तो आसपास जो प्लांट्स होंगे उनको दिक्कत ही आएंगी। तो याद रखिए इसको एनवायरमेंटल हजार्ड कहते हैं, क्योंकि क्या करता है, ये पानी को कंज्यूम कर लेता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्योंकि इट कंज्यूम्स मोर ग्राउंड वाटर। तो ये ऑस्ट्रेलिया में जनरली आप देखेंगे यूकेलिप्टस की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल नीच का कॉन्सेप्ट किसने दिया। पहली बात तो इकोलॉजिकल नीच होता क्या है ये पता होना चाहिए। इकोलॉजिकल नीच याद रखिए एक कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंडीशंस जिससे कि उसकी एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ रह सके, उसको कहते हैं, उन कंडीशन को कहते हैं इकोलॉजिकल नीच। ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग इकोलॉजिकल नीच होती है। पूछा गया ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन ये पूछा चुका है प्रीवियस ईयर में, इकोलॉजिकल नीच जो है उसका डेफिनेशन क्या होता है, बट मैंने यहाँ पर पूछ लिया एक फैक्चुअल क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है ग्रेनल। याद रखिएगा क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में जब आ जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेनल। जिनको नहीं पता था प्लीज इसको अपने नोट्स में अपडेट कर लें। ओके, और डिस्क्रिप्शन पीडीएफ में देख के आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। अब ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, देखो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का मतलब है एक रिलेशन, याद रखना, दैट इज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। उसी रिलेशन को जस्टिफाई करता है इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, बट क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसने दिया है। करेक्ट आंसर है बेनेट। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन मैं इसलिए कराता हूँ क्योंकि अगर ये एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, जो भी एग्जाम्स होते हैं आप जो भी देंगे, यूपीएससी देंगे, असिस्टेंट कमांडेंट, एसएससी, स्टेट सर्विसेज, और ये क्वेश्चन आप सही बना दोगे तो आप ऊपर हो जाओगे बाकी स्टूडेंट्स, इसलिए मैं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 3-4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि इकोसिस्टम का टर्म एजी टेंसले ने टर्म किया था, कॉइन किया था, बिल्कुल सही है, ये मैंने बताया भी था आपको, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर फूड आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉप्स। जो अपना खुद फूड बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है, जो ऑर्गेनिज्म खुद का फूड बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है कंज्यूमर कंज्यूम फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। गलत है, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स नहीं होते हैं। कंज्यूमर्स फूड को फोटोसिंथेसिस के थ्रू नहीं बनाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। डीकंपोजर्स इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, अगेन रॉन्ग। डीकंपोजर्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, ना कि इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में। ओके, तो फोर्थ भी रॉन्ग है, तो 1 और 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 and 2, बोथ 3 and 4 स्टेटमेंट आर रॉन्ग। डिटेल्स यहां पर मेंशन है, आप पढ़ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्लोगन है, इकोलॉजी इज अ परमानेंट इकोनॉमी। क्या है, इकोलॉजी इज अ परमानेंट इकोनॉमी। ये स्लोगन जो है वो किस मूवमेंट से रिलेटेड है, ये मूवमेंट की हिंट देता हूं मैं आपको। 1973 में ये मूवमेंट उत्तराखंड से स्टार्ट हुई थी, है ना। बहुगुणा जी ने इस मूवमेंट को लेड किया था, और ये मूवमेंट पे पेड़ को पकड़ा जाता था, मतलब उसको कोई काटे ना। दिस मूवमेंट इज नोन एज चिपको मूवमेंट, और इसका ही ये स्लोगन था, दैट इज इकोलॉजी इज अ परमानेंट इकोनॉमी, रिमेंबर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकता है आपसे कोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। अगेन एक ही क्वेश्चन में रिपीट किया हुआ है इसीलिए बताने के लिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे ज्यादा पानी है, तो हाइड्रोस्फीयर इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। कभी ओशन लिख देंगे, कभी हाइड्रोस्फीयर लिख देंगे, आपको सही पहचानना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम में जो साइक्लिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिंग कहने का मतलब एलिमेंट्स ट्रांसफर होते रहते हैं इधर से उधर, उसको हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए गए हैं, दैट इज केमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल या जियोकेमिकल साइकिल। ओके, जिन्होंने पढ़ी होगी वो शायद करेक्ट आंसर बता सकते हैं, क्योंकि मैंने बताई हुई है। देयर 2 टाइप्स ऑफ साइकिल, सेडिमेंट्री एंड गैसियस साइकिल, और इसी को हम कहते हैं दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ओके, तो न्यूट्रन का जो ट्रांसफर होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, और मैंने पढ़ाया हुआ है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, सेडिमेंट्री और गैसियस दोनों पढ़ाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम याद रखिएगा, इसको रखा गया था एक रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन में 1987 में। इस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, है ना। ब्रुटलैंड रिपोर्ट आपने सुनी होगी, 1987 में रखा गया था। इस रिपोर्ट का दूसरा नाम है आर कॉमन फ्यूचर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहली बार रखा गया 1987 में बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1987। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन क्या है देखते हैं। ब्लू कार्बन क्या है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का।
सीधा पूछा सकता है ब्लू कार्बन क्या है, मेरा मानना सबसे आसान है, ब्लू मतलब वाटर। तो याद रखिएगा कार्बन जो कैप्चर्ड होता है बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, इसे कहते हैं ब्लू कार्बन। ओके, तो ये आपको याद रखना, व्हाट इज दिस ब्लू कार्बन। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा है किसकी डेफिनेशन है, एनर्जी को सेव करना, ओके, फॉर द फ्यूचर विदाउट सेक्रीफाइसिंग पीपल कंफर्ट, मतलब फ्यूचर के लिए सेव करना और आज को याद रखना, विदाउट सेक्रीफाइसिंग पीपल्स नीड, मतलब आज को सेक्रीफाइस नहीं करें बट हम फ्यूचर को प्रिजर्व करके रखें। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कहीं, यस, द डेफिनेशन इज ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, मतलब फ्यूचर के बारे में आप सोच के रखें, तो करेक्ट आंसर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इजी क्वेश्चन है, देखो इस पे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेफिनेशन आप देख के पहचान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है SDG गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 2030 तक आपको अचीव करना है। देयर आर टोटल 17 गोल्स ऑफ SDG, और 17 गोल्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी ट्रिक बता रखी लर्न करने की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। 17 गोल्स आप याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन डन मानिए आएगा SDG गोल से। ओके, यहां पे इस तरह क्वेश्चन यहां मैंने पूछा है कि वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030, मतलब वाटर से रिलेटेड किस गोल में मेंशन है, 6, 7, 8, 9। प्लीज गोल्स याद कर लो, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे, प्री में भी और मेंस में भी। करेक्ट आंसर है SDG गोल नंबर 6, और सारे गोल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, सारे गोल्स आप याद करेंगे आज के आज, ठीक है, वीडियो देख लेना, ट्रिक मैंने बता रखी है। फॉर 25th क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है नीर का, दैट इज नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत न्यूज में रहता है। मैंने पूछा है ये कहां पर एस्टैब्लिश्ड है, वेयर एंड व्हेन। ओके, ऑप्शन धनबाद, नागपुर, न्यू दिल्ली या चेन्नई। कुछ लोग चेन्नई लगा रहे होंगे, चेन्नई देख के एनवायरमेंट से रिलेटेड है, गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 1958 में नागपुर में ये एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये क्वेश्चन फैक्चुअल में आपके आ सकता है। नेक्स्ट, एनवायरमेंट टू लेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को लेबल करने के लिए गवर्नमेंट क्या इंट्रोड्यूस की हुई है, ठीक है। ऑप्शन है एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क और वाटर मार्क। ओके, इनमें से आपको बताना है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली के लिए गवर्नमेंट क्या यूज करती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इको मार्क। आई थिंक पढ़ा होगा आपने ये, वाटर मार्क तो नहीं लगा दिया ना, यस, करेक्ट आंसर इज इको मार्क। आगे बढ़ूं, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, यहां तक पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब करते जाओ चैनल को जो अभी आ रहे हैं। ओके, और प्लीज वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ऑप्शंस रीड करो, ऑप्शंस में ही आंसर कहीं छुपा हुआ है, याद रखना। ऑफ कोर्स सस्टेनेबल है, अच्छी बात कर रहा होगा, तो लैंड को यूटिलाइज करो और क्वालिटी इंटैक्ट रहे, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सी इज द करेक्ट आंसर, कि आप लैंड को प्रॉपर यूटिलाइज करो, क्वालिटी को मेंटेन रखो, दैट इज मीन बाय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। लास्ट क्वेश्चन जाते जाते, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, ओके, ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी किसके अंदर, किस एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई है। अब अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, नहीं पता है तो फंस सकते हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एनवायरमेंट एक्ट 1986। दिस वाज एन इजी क्वेश्चन आई कुड से, बट नहीं पढ़ा है तो डिफिकल्ट है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लेक्चर्स देखो एनवायरमेंट के, तो क्वेश्चन आसान होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर एनवायरमेंट क्या सही में इंपॉर्टेंट है, किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप UPSC जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, स्टेट सर्विसेज की कर रहे हो, अदर एग्जाम की भी कर रहे हो, GS में दिक्कत आ रही है, स्ट्रैटेजी का वीडियो देख लो मेरा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा एक लेक्चर में। ओके, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, एक बार लेक्चर को देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, मैंने प्रॉपर बताया टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, हर चीज बताइए। तो एक बार एप्लीकेशन को, सॉरी, मेरे स्ट्रैटेजी वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग हमें कुछ डोनेट करना चाहते हैं, याद रखिएगा ये मेंशन है यहाँ पर, फोन पे, गूगल पे नंबर, आप चाहें तो हमें डोनेट कर सकते हैं। आज संडे है तो एक ही लेक्चर आएगा, दूसरा लेक्चर नहीं आएगा। संडे को आप शाम को फ्री हैं रिवीजन करने के लिए। तो अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज डू कंट्रीब्यूट, अगर आप केपेबल हैं तो, इट्स अ वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन। अगर आप हमारे नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स जो हम हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड करते हैं, एनवायरनमेंट के भी आ चुके हैं, हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नोट्स घर तक ऑर्डर करना चाहते हैं, तो याद है कि नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। क्लासेस चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ओके, UPSC से लेके हर एग्जाम के कोर्सेज बने हुए हैं, आप एक बार जरूर विजिट करें। अगर जनरल स्टडीज आपके एग्जाम में हैं, UPSC का तो पूरा डिटेल कोर्सेज है हमारे पास, और अदर आप एग्जाम प्रिपरेशन करें स्टेट सर्विसेज की, एक बार ऐप को विजिट करो। MPPSC के कंप्लीट कोर्सेज, हर एग्जाम के, जम्मू एंड कश्मीर के कंप्लीट कोर्सेज, सब एप्लीकेशन में मेंशन है।
कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी है वो भी मेंशन करें, हम उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, हम आपके कमेंट्स डेली बेसिस पे रीड करते हैं। थैंक यू।